Hello everyone, how are you? Welcome everyone to the channel पढ़ाई में सुबह क्लास 10th वाली बच्ची पढ़ी. In this video we are here with your class 10th SST blueprint for a 2024 board examination. तो जनाब आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हो भाई SST का ब्लूप्रिंट. आप सर ये ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको अगर आपने जान लिया, जिसको अगर आपने समझ लिया तो इट विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज फॉर परफॉर्मिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अच्छा स्कोर के लिए, 90 स्कोर के लिए, 95 स्कोर के लिए आपको एक एक्स्ट्रा एज दे देगा, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही मस्त तरीके से परफॉर्म कर सकते हो. सर ये ब्लूप्रिंट में होता क्या है? ब्लूप्रिंट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएसटी के हर उसमें बुक में, वेदर इट इज ऑफ एसएसटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी, हर बुक के हर चैप्टर में सीबीएसई कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा, उस चैप्टर की कितनी वेटेज रहने वाली है. सर ये आपको कैसे पता? ये तो फेक भी हो सकता है, बिल्कुल फेक हो सकता है, लेकिन अगर ये वेल रिसर्च्ड है. कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ हमारे जो होता है सो कॉल्ड फ्रेंड्स हैं, यूट्यूबर फ्रेंड्स, सो व्हाट दे विल डू, दे विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट फ्रॉम सम अदर वेबसाइट्स और नॉट, आई डोंट नो. बट जो होता है, अगर आप इसको रिसर्च कर रहे हो, अगर आप इसको ओवरऑल काफ़ी अच्छी तरीके से रिसर्च करके बच्चों के सामने ला रहे हो, तो ये बहुत अच्छा रहता है. ये इसकी एक्यूरेसी 70 to 82% बैठ सकती है. 70 से 80% इसकी एक्यूरेसी होती है. अब ब्लूप्रिंट के अंदर चलिए घुसते हैं, और ये बहुत ही रिसर्च है. मैंने पिछले 15 साल के अप्रॉक्स सीबीएसई के पेपर देखे हैं, और सीबीएसई के सैम्पल पेपर, इस साल का मार्किंग स्कीम, इस साल की, इस साल का पैटर्न, इस साल का जो सीबीएसई का सिलेबस है उसे इन डिटेल स्टडी करा है. कितने पीरियड सीबीएसई ने दिए हैं पर्टिकुलर चैप्टर्स को, कितनी जो होता है इंपॉर्टेंस दी है पर्टिकुलर चैप्टर्स को, जिससे कि वो उसके मार्क्स का एक हमें अंदाज़ा देखने को मिल सकता है. तो चलिए चालू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द एसएसटी ब्लूप्रिंट. So here we are with the chapter number 1, that is the rise of nationalism in Europe. राइज ऑफ नेशनलिज्म में एक चीज़ मैंने बहुत देखी है कि जो मेरा रिसर्च कहती है कि हाँ भैया क्या होने वाला है, वो ये है कि सीबीएसई आपका एक जो होता है, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकती है, और इसमें 2 आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. मतलब इसमें ओवरऑल 11 या एक नंबर का भी एक एमसीक्यू आ सकता है. 11 to 12 मार्क्स का इसमें वेरी करेगा, 11 से 12 नंबर का. नेशनलिज्म इन इंडिया के केस में अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन या जो होता है, अगर मैक्सिमम हुआ तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो नहीं हो सकता है. एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, और हमें 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 2 मार्क्स के. ठीक है, तो जो होता है हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि ओवरऑल यहाँ पे भी हमें 12 मार्क्स का अप्रॉक्स देखने को मिलेगा पेपर. 12 से अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो इसमें मुझे 15 मार्क्स का यहाँ पे पेपर देखने को मिलेगा. 15 मार्क्स का पेपर आपका जो होता है नेशनलिज्म इन इंडिया से, क्योंकि ये ट्रेंड में चल रहा है इस टाइम में. इस टाइम पे जो होता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रेंड में नहीं हैं. जैसे कि अगर मैं देख रहा हूँ तो पिछले 5 साल से सीबीएसई ने मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड को थोड़ा सा निगलेक्ट कर रखा है. तो जो ब्लूप्रिंट कहता है कि मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड कैसा होना चाहिए आपका, मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में से एक एमसीक्यू, एक 2 मार्क का क्वेश्चन, तो ओवरऑल आपका जो होता है 3 मार्क्स का इसमें से आने वाला है. एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एज अ ऑप्शन में आता है, ऑप्शन का ये चैप्टर है, तो मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड के ऑप्शन में आएगा. तो इसमें 4 मार्क्स की एक केस स्टडी आ सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर केस स्टडी बहुत आसानी से बन जाती है. एंड इफ आई एम वॉचिंग फ्रॉम अ एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू, देन इट इज वेरी इजी फॉर मी टू मेक अ केस स्टडी ऑन अ इंडस्ट्रियलाइजेशन टॉपिक, rather than we are going to make a case study on a making of a global world or on a nationalism in India. It is very difficult, but it is very easy for me as an examiner if I am making the CBSE paper. So it is very easy for me to design a case study and a very high level of case study and a high amount of information in it for the chapter age of industrialization and for the topic age of industrialization for CBSE board examination. So बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि भैया जो होता है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर आपको एक क्या कहते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जाए. ठीक है, तो 4 मार्क्स या मैं इसमें एक क्वेश्चन बड़ा वाला मांग सकता हूँ 5 मार्क्स, इसमें बस इतना ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा. वेदर आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रिंट कल्चर, सो प्रिंट कल्चर इज ऑल्सो गोइंग आउट ऑफ ट्रेंड जा रहा है. पिछले साल से हमें, पिछले काफ़ी सालों में इसका हमें ग्राफ कुछ ऐसा सा देखने को मिला है कि भैया ग्राफ डाउन ही जा रहा है. पहले इसमें से जो होता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन 2007 तक पूछ रहा था, फिर इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन करे, 7 मार्क्स का पूछा, फिर जो होता है 5 मार्क्स के करे, फिर 7, 8, 9, 10 मार्क्स का पूछा, फिर इसने जो होता है इसे बहुत ही कम कर दिया. अब इस साल मेरा ये उम्मीद है कि भैया इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं, इसमें एमसीक्यू केसरी पे आ सकता है, और इसमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, मौजूद हैं. तो आई एम डैम श्योर कि इसमें से एमसीक्यू आएगा. या मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूँ, ये प्रेडिक्शन है. सो इस क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा ध्यान रहना है. आपको ये ध्यान देना है कि भैया ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर उतने इंपॉर्टेंट नहीं भी हैं अगर आप सोच रहे हो तो. ठीक है, तो अब इसके बाद बढ़ते हैं भैया आपका
जियोग्राफी की तरफ, तो जियोग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट व्हाट आई एम थिंकिंग कि भैया रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जैसा कि मैं पिछले साल में देख रहा हूँ, सॉइल ऑयल को सीबीएसई ने कतई नेग्लेक्ट मार दिया है। सॉइल ऑयल के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि रेड एंड येलो सॉइल, उसको पता है कि बच्चा ये तो पढ़ के आएगा ही आएगा। उस पर वो एमसीक्यू बना रहा है बहुत छोटी छोटी सी, रियो डी जेनेरियो के ऊपर, ब्राज़ील के ऊपर, कि भैया वो जो होता है क्या कहते हैं, वो आपकी वो अर्थ समिट हुआ था, अर्थ समिट में क्या चीज़ है, तो अर्थ समिट के ऊपर वो जो क्वेश्चन बना रहा है कि भैया क्या क्या रह रहा है क्या नहीं रह रहा है। सो वो इस चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा है, छोटे छोटे टॉपिक, वेरी वेरी स्मॉल डिटेल्स अबाउट दी चैप्टर, वेरी वेरी स्मॉल डिटेल्स अबाउट एनी टॉपिक। सो इसमें एमसीक्यूज बनने की बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। तो एमसीक्यूज को मैं पॉइंट देना चाहूँगा, यहाँ पे एक एमसीक्यू मैंने लिखा है, लेकिन हाँ एक क्वेश्चन छोड़ दो तुम, 3 मार्क्स के एमसीक्यू मान के चलो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से। और बहुत हुआ जो होता है आपका ये, इसके जो टोटल मार्क्स हैं, एक तो नहीं यार, एक तो नहीं, मैंने उस टाइम पे जब मैं रिसर्च कर रहा था तो आई एम मेकिंग दिस टेबल आउट। सो अगर मैं इसमें कायदे में देखना चाहूँ, सो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट विल टेक अबाउट 3 to 5 मार्क्स, 3 to 5 मार्क्स, इससे ज़्यादा नहीं आएगा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से, क्योंकि यहाँ पे मेन सीबीएसई का फोकस रह रहा है, यहाँ पे मेन जो सीबीएसई का फोकस चल रहा है वो एग्रीकल्चर पे चल रहा है। एग्रीकल्चर की अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर आपका मेन चैप्टर है। एग्रीकल्चर में से आपको एक एमसीक्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस पे लेके चलता है, एक एमसीक्यू, और ग्रैंड टोटल में जो आपके टोटल मार्क्स होंगे वो आपके 7 से 10 मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे। मतलब मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द ज्योग्राफी आपका एग्रीकल्चर चैप्टर लेके आएगा अपने साथ में। एग्रीकल्चर चैप्टर में से आपको जो होता है देखने को मिल सकते हैं 5 मार्क्स के, जो होता है अप्रॉक्स मैं कहूँ तो 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, या 5 मार्क्स से अगर मैं गारंटी नहीं ले सकता 2 क्वेश्चन, और 3 मार्क्स के आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है, और एक आध या 2-3 आपको एमसीक्यू देखने को मिल सकते हैं। तो वही 7 से 10 मार्क्स आपके इसमें से आएंगे। फिर जो नेक्स्ट सेकंड मोस्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सीबीएसई का ऑल टाइम फेवरेट रहा है। सीबीएसई यहाँ पे सेंटिमेंटल है, तो सेंटिमेंटल चैप्टर्स में से सीबीएसई ज़्यादा पूछता है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विल टेक अबाउट दी 6 to 8 मार्क्स या 6 मार्क्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसमें से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन फॉर डेफिनेटली श्योर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आने वाला है। पिछले सालों में अगर मैं देखूं तो पिछले 8 ईयर से सीबीएसई ने हर साल एक ना एक क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का डाल रखा है आपका। वेदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ईयर सैम्पल पेपर, देन इट इज आर प्रेजेंट वन क्वेश्चन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इन अ लॉन्ग फॉर्म। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमें देखने को मिल रही है। तो बाकी आप देख सकते हो, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ 3 मार्क्स मिनरल एनर्जी रिसोर्सेज, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकॉनमी। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकॉनमी को मैं अगर कहूँ तो ट्रेन वाले केस को लेते हुए जो अभी ट्रेन हादसे हुए हैं, तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि भैया 3 नहीं, ये 4 मार्क्स का हमें एक केस बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ट्रेन वाले जो हादसा हुआ है उड़ीसा के अंदर और जो होता है अभी रिसेंटली के अंदर, तो ये हमें वहाँ रिफ्लेक्ट देखने को मिल सकता है सीबीएसई के अंदर। तो सीबीएसई के अंदर मैं कह सकता हूँ भैया एक क्वेश्चन तुम्हें केस बेस के ऊपर देखने को मिल सकता है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी से। ठीक है, बाकी इधर जो होता है जो मार्क्स वार्क्स कम हो जाएंगे। वाटर रिसोर्सेज भी अभी ट्रेंड में चल रहा है, तो वाटर रिसोर्सेज से भी 5 नंबर का आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं आपके सिविक्स के ऊपर। सिविक्स में 2 चैप्टर डिलीटेड है, एक डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी एंड नेक्स्ट है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी डिलीटेड है, जाहिर सी बात है इसमें पहला चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा चैप्टर वही बैठ रहा है। और पहला दूसरा चैप्टर, दूसरे चैप्टर में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, 3 to 6 मार्क्स हमें दूसरे चैप्टर से भी देखने को मिल सकते हैं। और फिर तीसरा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। एक आपको 5 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इसमें से, अकेला वही 5 नंबर का क्वेश्चन सब कुछ पूछ लेगा तुमसे। व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज एंड व्हाट are the major drawbacks in it and what are your opinions on it to improve the drawbacks present in the political parties. There CBSE is asking about the some anti-defection laws and the other laws which are not made in the parliament, but you can suggest them that how we can improve the political parties, how we can improve the functioning of a political party. So that type of question is very CBSE likely to ask in your board examination for 2024, because it is overall of a competency based. It is not lying on a ratification side. It is more lying on a practical approach towards a particular subject. If you have a practical approach towards a particular subject, whether it is of SST, whether it is of science, whether it is of mathematics, then you can easily attend and understand all the type of question which CBSE is going to ask in your board examination. But if you are only ratification and you are only the mugging up things, mugging up, and you don't understand any type of concepts, any type of story behind it. So
I'm damn sure I'm clearly saying to you, you are not going to score a very good marks in your CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन. बट अगर आप बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हो, अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों की समझ है, तो आप CBSE में बहुत अच्छे स्कोर कर रहे होगे अगर आपके पास में एक प्रैक्टिकल अप्रोच है. रिमेंबर, आई एम सेइंग द प्रैक्टिकल अप्रोच. ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल इसमें 3 चैप्टर आपके कब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. बाकी जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट है, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट है. 3 से 5 मार्क्स का इसमें से भी पूछ लेगा. ठीक है, चलिए. सो उसके बाद में चैलेंजेस टू आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी. एक क्वेश्चन आएगा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी का कि भैया लेजिटिमेसी क्या है, ट्रांसपेरेंसी क्या है, और ये सब क्या है. इसके अलावा कुछ नहीं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव ऑन द इकोनॉमिक्स पार्ट. इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर डेवलपमेंट इज वेरी वेरी नॉट इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर. अगर तुम सोच रहे हो कि डेवलपमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ना 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 ना. इसमें अलावा आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है. तो दूसरा आपका मनी एंड क्रेडिट देख रहे हो भैया, 7 से 6 मार्क्स, 7-6. तो ओवरऑल अगर तुम कुछ नहीं पढ़ के जा रहे हो तो यही 2 चैप्टर पढ़ के चले जाओ, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड मनी एंड क्रेडिट. तुम्हारा काम हो जाना है. ठीक है. ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी. ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी में आपसे एमएनसी पूछेगा, फॉरेन ट्रेड पूछेगा, फॉरेन ट्रेड लिबरलाइजेशन पूछ सकता है, और जो होता है क्या कहते हैं फॉरेन ट्रेड रूल्स पूछ सकता है. बस ये सब मैं आपको कराने वाला हूँ. हाँ, बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछ सकता है, बीओपी पूछ सकता है. ठीक है, बीओटी पूछ सकता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड पूछ सकता है, बीओपी पूछ सकता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछ सकता है. मनी एंड क्रेडिट के अंदर मनी एंड क्रेडिट और जो होता है इसके ऊपर ओवरऑल रिले करेगा. तो मैं जहाँ तक चाहता हूँ कि भैया एक केस स्टडी मेरे को यहाँ से देखने को मिल सकती है. ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल क्या कहते हैं ओवरऑल आपका ब्लूप्रिंट है फॉर दी एसएसटी. तो इसका आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं फटाफट करके. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपना जो होता है पेन एंड पेपर निकाल लीजिए. सब मार्क्स को, इस टोटल मार्क्स को बस लिख लो. ये तो मैं कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. बस टोटल मार्क्स लिख लो कि भैया कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है. और अगर आप नए आ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करिए. इन दी कमेंट सेक्शन बताइए नेक्स्ट आप कौन से जो होता है सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट चाहते हैं. हाँ भाई, 2-3 सब्जेक्ट बचे हैं. अब तुम्हारे मैथमेटिक्स बचा है, इंग्लिश बचा है, और तुम्हारा जो होता है हिंदी बचा है. तो मैथमेटिक्स का अगर जो लोग चाहते हो हिंदी कमेंट सेक्शन लिखो. और जो लोग जो होता है भैया नए चैनल पर नए आ रहे हैं, उनके लिए मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ. आपके लिए सब कुछ आ रहा है, नोट्स आ रहे हैं, लेक्चर्स आ रहे हैं. आपके लिए नोट्स यहाँ पे हैं. साइंस के नोट्स ये रहे, एसएसटी के रहे. यहाँ पे आप क्लिक करके अभी के अभी यहाँ पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप नए आ रहे हैं. यहाँ पे आपके लिए लेक्चर्स हैं कुछ मौजूद. कहाँ के लिए? यूनिट टेस्ट के लिए. इसमें कुछ चैनल लेक्चर बचे हैं, मैं बहुत जल्दी ही उसको प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ लेक्चर्स मौजूद हैं यहाँ पे, यूनिट टेस्ट एक्सप्रेस सीरीज नाम से. इसको ज़रूर जाके देख लेना. यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करो, यहाँ पे नोट्स देखो जाके फटाफट से. ही तुम्हारे बहुत काम के हैं. सारे नोट्स को निकालो, डाउनलोड करो और पढ़ना चालू करो. इसके अलावा तुम्हें कुछ भी ज़रूरत नहीं होगी पढ़ने की. सो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. और भैया आप वीडियो को लाइक करना, अपने हर एक दोस्त के साथ में शेयर करना. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड